हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टिक आदिया। और अभी हम स्टडी कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड की साइकोलॉजी की बुक है ये, जिसे हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, 11th की साइकोलॉजी की बुक है। चैप्टर नंबर 2 मनोविज्ञान की विधियाँ। इनमें हम देखेंगे कि मनोविज्ञान की विधियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ ये इतनी सारी विधियाँ हैं, उसके अलावा कुछ मैथ्स के कंसेप्ट हैं, वो कंसेप्ट हमारे काम के नहीं हैं, तो हम यहाँ पर सिर्फ विधियों की बात करेंगे। सबसे पहले है मनोविज्ञान के मापन के लिए जो विधियां काम में ली जाती है, उसमें निरीक्षण विधि यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इस निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। हेयसन ने 1913 में, जब वाटसन ने व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म की स्थापना की थी, तो मनोविज्ञान को नए ढंग से उन्होंने परिभाषित किया और कहा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, जिसका अध्ययन इन अंतर्निरीक्षण न होकर प्रेक्षण है। ठीक है, तो अंतर्निरीक्षण संरचनावाद की एक प्रमुख विधि थी, सबसे प्राचीन विधि थी, सबसे अधिक काम में ली जाने वाली विधि थी स्टार्टिंग में। तो जब व्यवहारवाद की बात की तो वाटसन ने कहा कि अंतर्निरीक्षण नहीं होकर प्रेक्षण विधि है। तो प्रेक्षण विधि सबसे ज़्यादा कहाँ से शुरू हुई है? व्यवहारवाद से शुरू हुई है। अंतर्निरीक्षण किससे शुरू हुई है? संरचनावाद से शुरू हुई है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने के यहाँ से चांस है इस पैरा से, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि इस विधि में जो अध्ययनकर्ता होता है वो प्राणी या जीवों के व्यवहार को निष्पक्ष भाव से प्रेक्षण या अवलोकन करता है। यानी अवलोकन के आधार पर एक विशेष रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचाकर ये बताएगा कि उस प्राणी का व्यवहार कैसा है। प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। यही कारण है कि इस विधि को वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि कहा गया है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि व्याख्या जो अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहार यानी बाह्य व्यवहार एक्सटर्नल बिहेवियर जैसे दौड़ना, रोना, खेलना, और आंतरिक व्यवहार यानी इंटरनल बिहेवियर जैसे उसका रक्तचाप है, हृदय की धड़कन है, इन सब चीज़ों को भी यानी दोनों चीज़ों को ये प्रेक्षित करेगा। ठीक है, कौन सा मेथड? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड आपका। अब ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की मुख्य दो विशेषताएं होती है। कौन सी होती है? मुख्य दो विशेषताएं इसकी है कि प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सूक्ष्म होगा, यानी ये कहा जा सकता है कि किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए हम ये प्रेक्षण करते हैं। दूसरा क्या है कि प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच परस्पर संबंधों का पता लगाना भी होता है। तो ये दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं। प्रेक्षण किस तरीके से होता है? तो वो 3 प्रकार से यहाँ पर होता है: सहभागी, असहभागी और स्वाभाविक। पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पार्टिसिपेंट यानी सहभागी, जब आप किसी प्रेक्षक का प्रेक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो उसको जो आपने काम दिया है उस काम में हाथ बटाते हुए आप उसके अध्ययन करेंगे। यानी जो वो काम कर रहा है उस काम को आप भी साथ में ही करेंगे, और साथ में काम करते हुए जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे सहभागी प्रेक्षण कहते हैं। असहभागी प्रेक्षण यहाँ पर क्या होता है? असहभागी होता है कि कोई जिस व्यक्ति का हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो जो काम कर रहा है या जो उस व्यक्ति का जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ हम काम नहीं करते। ठीक है, तो ये है असहभागी प्रेक्षण, यानी प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। तीसरा है स्वाभाविक प्रेक्षण। इसमें क्या होता है कि स्वाभाविक परिस्थितियों में, विशेषकर पशुओं के व्यवहार में अध्ययन की जाती है चीज़, जैसे उसे विशेष परिस्थिति न देखे, जैसी वो स्वाभाविक उसकी परिस्थितियाँ हैं उसी में उसका अध्ययन करना। मनोवैज्ञानिक प्राय बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहार को उनको स्वाभाविक रूप से रहने के स्थान पर जाके ही उनका अध्ययन कराते हैं। तो ये उनका स्वाभाविक प्रेक्षण कहलाता है। अब उसकी जो प्रेक्षण विधि है उसके कुछ मेरिट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इस विधि ने मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत कर दिया है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्ति पे किया जा सकता था, फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों ने इन्हें व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता था। परंतु प्रेक्षण विधि द्वारा छोटे छोटे बच्चे हैं, वयस्क, पागल, अपाहिज पशु आदि का भी हम यहाँ पर इसको स्टडी कर सकते हैं। अंतर्निरीक्षण से सिर्फ एक ही व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता था, जबकि इससे हम क्या है, पूरी की पूरी भीड़ का भी अध्ययन हम कर सकते हैं।
तीसरा ये हो गया कि हम इससे सांख्यिकी विश्लेषण कर सकते हैं। जब हमारे पास आंकड़े आते हैं तो हम उसमें परसेंटेज वगैरह भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होता है, इसकी वैधता और बढ़ जाती है। अब इसके मुख्य दोष क्या है वो हम देखेंगे कि जो व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है, जो प्रेक्षित कर रहा है, उसका एक तो पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके दिमाग में ये मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी है, या ये व्यक्ति वैसा है तो वैसा ही है, और उसके बारे में वो वैसा ही ऑब्जर्व करे। तो ये जो है वो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं होगी और वो आत्मनिष्ठ हो जाएगी। अगर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो व्यक्ति किसी पूर्वाग्रह से या किसी मनोवृत्ति से ग्रस्त है तो इसकी विश्वसनीयता और वैधता नहीं रहती है। नेक्स्ट है इसकी दूसरा जो ड्रॉबैक है आपका, कि इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का परीक्षण कर उसके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं भी मिल सकती। यानी गांव में अभी भी जब दो स्त्रियां एक दूसरे से काफ़ी दिन पर मिलती है तो वो खुशी प्रकट करने के लिए रोती है। अगर आप ये कहेंगे कि रोने के लिए वो दुखी हो रही है तो वो प्रेक्षण फिर गलत है। नेक्स्ट है आपका कि इस विधि में प्रेक्षण स्वाभाविक तथा अनियंत्रित परिस्थिति में किया जा सकता है। इसका परिणाम होता है कि प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या उचित कारण परिणाम संबंध के रूप में नहीं की जा सकती। जैसे ऊपर में जोन्स एंड जोन्स के ही अध्ययन को ले लें। कॉलेज के छात्र सांप देखकर डर जाते हैं। यहाँ डरने की सांवेगिक प्रक्रिया किस कारण हुई यह कहना मुश्किल है। सांप के आकार से भी छात्रों में डर हो सकता है, उसके भयावह रूप से भी डर हो सकता है, उसकी चाल से भी डर हो सकता है, ठीक है। तो किस संवेग के कारण ये उत्पन्न हुआ इसे हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेक्षण अनियंत्रित तथा स्वाभाविक परिस्थिति में किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका केस स्टडी मेथड। मनोविज्ञान की ये प्रमुख विधि है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान करने और उसके कारणों का पता लगाने में उपयोग किया जाता है। तो केस स्टडी मेथड को नैदानिक विधि भी हम कहते हैं। तो नैदानिक विधि और किसको कहते हैं? केस स्टडी मेथड। केस विधि को हम नैदानिक विधि भी, क्लिनिकल मेथड भी कहते हैं। देखिए साइकोलॉजी में इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्दों को आप बिल्कुल साथ लेके चलिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सिर्फ इंग्लिश की टर्म्स ही दे दी जाती है। इस विधि में मनोविज्ञान किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाओं को उसके साथ माँ के गर्भ में आने के समय से ही घटित हो रहा है और इसका एक विस्तृत इतिहास तैयार किया जाता है। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि केस विधि के मुख्य गुण क्या क्या हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अध्ययन के लिए व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसका कारणों का पता लगाया जाता है। तो व्यक्ति का इसमें गहन अध्ययन संभव है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह जांचा जा सकता है। तो इस विधि द्वारा अध्ययन करने में मनोविज्ञान को इस बात की भरपूर जानकारी होती है कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिक अवस्थाओं से गुजर चुका है। क्योंकि नैदानिक विधि में अध्ययन का आधार केस का विवरण होता है, अतः इस विधि में व्यक्ति की समस्याओं और उनसे संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मिलता है। अब इसके कुछ डिमेरिट है। तो सबसे बड़ा डिमेरिट तो यही हो गया कि आप अगर किसी व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आप उसके माता पिता हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इनके द्वारा आप उसको सूचनाएं एकत्रित करेंगे। अब अगर आपने किसी व्यक्ति से कोई सूचना मांगी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सूचना आपको मिले वो बिल्कुल सही हो, 100% सत्य हो। तो एक दोष तो ये हो गया कि सामने वाले ने जैसा कहा आपने उसको अपना आधार मान लिया। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर पूर्व विवरण तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है उससे इतिहास तैयार हो जाता है। उसकी सत्यता की जांच के लिए कोई उपयुक्त तरीका यहाँ पर हमारे पास नहीं है। नैदानिक विधि में अब सबसे बड़ी बात यह है कि मनोवैज्ञानिक जो होना चाहिए, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो काफ़ी प्रशिक्षित होना चाहिए और साधारण मनोवैज्ञानिक इसका उपयोग नहीं कर सकता, ठीक है, और करेगा तो वो इतना अच्छे से उसका अध्ययन नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका जो है वो ये है कि केस विधि में आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल से अध्ययन करना पड़ता है, तो ये एक बहुत लंबी और समय खाने वाली विधि हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार के लिए सबसे पहले कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले साक्षात्कार क्या है?
दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने बैठकर की गई बातचीत को क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। अब आप या मैं बैठकर अभी बात करें तो ये साक्षात्कार नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य से की गई बातचीत आपकी क्या कहलाएगी? साक्षात्कार कहलाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम डेजिन की परिभाषा पढ़ेंगे। साक्षात्कार को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। तो शब्द यहाँ कीवर्ड जो आ रहा है वो है संवादोचित। ठीक है, डेजिन की डेफिनेशन में संवादोचित आदान प्रदान साक्षात्कार है। क्लिंजर ने क्या कहा है कि साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर व्यक्तित्व भूमिका परिस्थिति होती है। क्या होती है? अंतर व्यक्तित्व भूमिका परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध संबंधी समस्याओं के प्रश्नोत्तर के बारे में प्रश्न करता है। तो यहाँ पर अंतर व्यक्तित्व भूमिका परिस्थिति किसकी है? क्लिंजर की है। अब साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं? कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार के मुख्य प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। 4 प्रकार के यहाँ पर साक्षात्कार हमारे पास में दिए हैं। पहला है नैदानिक साक्षात्कार, शोध साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार। अब इनकी हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा जो है स्ट्रक्चर के अनुसार 2 है, संरक्षित साक्षात्कार और असंरक्षित साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के भी मुख्य 2 प्रकार किस प्रकार से दिए हैं? एक तो दिया है कार्य या उद्देश्य के आधार पर। कार्य उद्देश्य के आधार पर 5 प्रकार के यहाँ पर साक्षात्कार आपको दिए हैं। दूसरा है संरचना के आधार पर 2 प्रकार के साक्षात्कार यहाँ पर आपको दिए हैं। ये कंसेप्ट आप यही क्लियर कर लीजिए, भाई ये कौन सा है, ये कौन सा है। ठीक है, ये उद्देश्य के आधार पे है और ये संरचना के। तो उद्देश्य तो ये है कि हम इन साक्षात्कार को लेके कौन सा उद्देश्य पूरा करेंगे, और संरचना का अर्थ है कि संरचित साक्षात्कार का मतलब होता है कि पहले ही अपन ने क्वेश्चंस फिक्स कर लिए, उनको हमें इंटरव्यू में पूछना है। असंरक्षित साक्षात्कार होता है, जैसे इंटरव्यू ये लोग टीवी वगैरह में लेते हैं, इनके कोई फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते, सामने वाला जैसे जैसे जवाब देता है उसके आंसर्स ये लोग देते जाते हैं, वो असंरक्षित साक्षात्कार है। संरचित साक्षात्कार आपका हो गया जैसे फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में या RAS या IAS में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फिक्स, वो संरचित साक्षात्कार है। टीवी के जो इंटरव्यू होते हैं आपके, वो असंरक्षित साक्षात्कार हैं। इसके अलावा ये जो 5 है कि जिनसे हमें मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्लिनिकल इंटरव्यू। ठीक है, इसे गहन साक्षात्कार यानी डेप्थ इंटरव्यू भी कहा है। और ऐसा जो साक्षात्कार होता है उसमें भेंटकर्ता साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति की अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणा, संघर्षों के अध्ययन में अधिक रुचि दिखलाता है। इस तरह के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता को यह पहले से पता होता है कि साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्ति से उसे किन किन भावनाओं, संघर्षों या घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। देखो, नैदानिक साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सामने वाले की समस्या का समाधान करना। अब समस्या का समाधान करने के लिए उसकी समस्याओं के बारे में हमें सबसे पहले जानना होगा। तो उन समस्याओं, तो इस तरह के साक्षात्कार का मुख्य जो फोकस होता है वो क्या होता है कि उसकी भावनाएं क्या है, उन्होंने किस किस तरह का संघर्ष किया और किस किस तरह की घटनाएं उसके साथ घटित हुई जिस वजह से उसकी मानसिक स्थिति ये है। दूसरा आता है आपका शोध साक्षात्कार। अब शोध साक्षात्कार यहाँ पर क्या होता है? शोध साक्षात्कार जो है किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषयी पूछताछ और आंकड़ों का संग्रहण करता है, जिसे हम कहते हैं कि जो PhD में जो आपके इंटरव्यू होते हैं लास्ट में वाइवा, वो इसमें आते हैं शोध साक्षात्कार में। यानी आपने कोई भी एक रिपोर्ट तैयार की है, सामने वाला बैठ के आपको उस रिपोर्ट के बारे में पूछेगा, ये है आपका शोध साक्षात्कार। यंग के अनुसार इस तरह का शोध अधिकतर उन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष समस्या का आंसर जो है वो तुरंत पा लेना चाहते हैं। तो ये आपका शोध साक्षात्कार हुआ। फिर है आपका निदानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार क्या होगा कि किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए ये पूछताछ की जाती है। तो ये क्या है कि नैदानिक मनोविज्ञान में होता है
और जहाँ मनोविज्ञान और रोगी आमने सामने होता है तथा मनोवैज्ञानिक रोग के छिपे कारणों का पता लगाने के लिए कुछ बातचीत की जाती है। समाज शास्त्रियों द्वारा इस ढंग से साक्षात्कार का उपयोग सामाजिक समस्याओं का निदान करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये भी एक तरीके से नैदानिक मनोविज्ञान है, आपकी जो क्लिनिकल साइकोलॉजी थी उस तरीके का ही साक्षात्कार होता है। अब चौथा जो है आपका वो है चयन साक्षात्कार, जिसमें साक्षात्कारकर्ता क्या करता है कि किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने के ख्याल से विशेष पूछताछ करता है। जैसे आप RAS IAS के इंटरव्यू देते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आपके चयन साक्षात्कार कहलाते हैं। तो चयन साक्षात्कार जो होता है उसमें एक तो एटीट्यूड देखते हैं, वो आपका एप्टीट्यूड देते हैं, एबिलिटी आचरण देते हैं। एटीट्यूड क्या होता है कि आप कैसा सोचते हैं किसी विशेष परिस्थिति के बारे में, वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिक्षमता आपकी, कि आप किसी चीज़ को करने की आप में कितनी क्षमता है, आप उस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं, वो आपकी अभिक्षमता कहलाती है। क्षमता क्या है, एबिलिटी, अभी आप में कितनी क्षमता है और अभी क्षमता कहाँ तक आप उस चीज़ को ले जा सकते हैं। ठीक है, आप में कितनी क्षमता है वो आपकी एबिलिटी कहलाएगी, और कहाँ तक आप उस चीज़ को कर सकते हैं, किस लेवल तक आप उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, अभिक्षमता कहलाएगी। आचरण, जो आपका आचरण कैसा है वो। इस तरह के साक्षात्कार का मूल उद्देश्य ये पता लगाना होता है कि विषयी कहाँ तक अपनी मनोवृत्ति, अभिक्षमता, क्षमता, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर अमुक पद या नौकरी के लिए योग्य हैं। तो इस तरीके का जो साक्षात्कार है वो औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रशासन मनोविज्ञान में काफ़ी लोकप्रिय है। तो बात याद रखिए कि जो इंटरव्यू आप दे रहे हैं ना, वो इंटरव्यू कहाँ काम आ रहा है, औद्योगिक मनोविज्ञान और प्रशासन मनोविज्ञान। ये शब्द ज़रा सा आप ध्यान रख लीजिए, वैसे जनरली अभी तक पूछे नहीं गए हैं मगर पूछ ले तो। अब नेक्स्ट आता है आपका फोकस्ड इंटरव्यू। ठीक है, केंद्रित साक्षात्कार जिसे कहा गया है। इसमें वैसे लोगों या विषयों से होता है ये इंटरव्यू जिसमें स्वयं किसी घटना या विशेष दुर्घटना या कोई विशेष चलचित्र देखा हो और विशेष कमेंट्री सुनी हो। इस प्रकार के साक्षात्कार में किन उन्हीं परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पहले किया जा चुका है। इस तरह के साक्षात्कार में एक साक्षात्कार निर्देशिका यानी इंटरव्यू गाइड भी होती है, जिसमें दो बातों का उल्लेख होता है। पहला, उन सभी क्षेत्रों का उल्लेख इसमें होता है जिसमें जांच यानी प्रश्नों का पूछा जाना है। दूसरा, उनमें उन सभी प्राकल्पनाओं का भी उल्लेख होता है जिनके लिए साक्षात्कार के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं। केंद्रित साक्षात्कार पूर्ण रूपेण अध्ययन किए जाने वाले विशेष परिस्थितियों से संबंधित विषय की आत्मगत अनुभूतियों, मनोवृत्तियों, सामयिक अनुक्रियाओं का पर केंद्रित होते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि आपने कोई एक्सीडेंट देखा, कोई चीज़, कोई घटना आपके बारे में घटित हुई, कुछ आपने देखा, उससे रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी की जा रही है तो आपसे उस केस स्टडी के बारे में डिटेल से पूछा जाएगा। ये हो गया फोकस्ड इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू किसके आधार पे थे, ये दो जो थे किसके आधार पे थे, स्ट्रक्चर के आधार पे थे। तो यहाँ पर साक्षात्कार क्या होता है, पूर्व निर्धारित प्रश्नों को एक निश्चित क्रम में पूछा जाता है और उसको क्या करते हैं, मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस साक्षात्कार में साक्षात्कार देने वाले सभी व्यक्तियों से एक तरह का प्रश्न एक निश्चित क्रम में पूछकर साक्षात्कारकर्ता एक खास निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसे हम औपचारिक यानी फॉर्मल इंटरव्यू या फिर पैटर्न्ड इंटरव्यू यानी प्रतिकृत साक्षात्कार भी कहते हैं। असंरचित में क्या होता है कि यहाँ पहले कुछ भी फिक्स नहीं होता है, कुछ भी प्री डिटरमाइंड पूर्व निर्धारित नहीं होता है, न तो वो किसी खास क्रम में वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, कि किस क्रम में या किस विषय से पूछेगा ऐसा कुछ भी वहाँ पर फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी असंरचित साक्षात्कार से कहते हैं। ब्लैक एंड चैंपियन ने इस पर क्या टिप्पणी की, इन्होंने कहा कि साक्षात्कार संदर्भ किसी तरह के नियंत्रण तथा चेतन प्रतिबंध से जहाँ तक संभव हो मुक्त या स्वतंत्र रहता है। तो ब्लैक एंड चैंपियन की ये डेफिनेशन थी। साक्षात्कार के लाभ और परिसीमाएं यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक डेफिनेशन देखिए, साक्षात्कार
अनेक अध्ययनों की समीक्षा करने के बाद गॉर्डन ने साक्षात्कार के कुछ लाभों का उल्लेख किया है। सबसे पहला क्या है कि साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय ही वांछित सूचनाएं प्राप्त कर लेता है, ज़्यादा हमें इसमें टाइम नहीं देना पड़ता। ये एक ऐसी विधि है जिसमें शोधकर्ता पूर्णतः यह आश्वस्त हो जाता है कि जो प्रत्यार्थी है उसके पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। साक्षात्कार में प्रश्नों का लचीलापन होने के कारण शोधकर्ता के लिए कम समय में ही गहन जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें परिस्थितियों को नियंत्रण करना काफ़ी आसान होता है और यहाँ पर कुछ अशाब्दिक संकेत भी प्राप्त होते हैं, जिससे दूसरे शब्दों में शोधकर्ता प्रत्यार्थी की भावभंगिमा आदि का भी अवलोकन वो कर लेता है। अब इसकी कुछ अगर गुण हैं तो अवगुण भी अवश्य होंगे ही होंगे। तो इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है या आपको जो आंकड़े दे रहा है या बता रहा है, हो सकता है कि वो सिर्फ बोल रहा हो और उसका वास्तविकता से कोई मतलब भी ना हो, या सिर्फ वो आपको बता रहा हो, यानी जो चीज़ें वो आपके आंकड़े दे रहा है वो वैध ना हो। ये एक ड्रॉबैक इसमें है। दूसरा ड्रॉबैक इसमें है कि कई बार क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स सामने वाले से आता है तो वो नहीं होता जैसा कि वो होता है कि एक तो हो सकता है वो थका हुआ हो, दूसरा सामने जब आपकी कमेटी बैठ के 4-5 लोग अगर आपके सामने बैठकर आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप वैसे ही डर जाते, सहम जाते, तो जो आपकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस आपकी हो नहीं पाती। ये एक आपका ड्रॉबैक है। तीसरा, सामने वाला जो क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है अगर उसके पहले ही कुछ निश्चित अवधारणाएं हैं, जैसे भी महिलाएं हैं तो वो कमज़ोर हैं, वो आईपीएस कैसे बनेगी, या पुलिस में वो कैसे काम करेगी, या फला परिस्थिति में वो कैसे कार्य करेगी, तो ये सब चीज़ें भी उसकी विश्वसनीयता को ख़त्म कर देती हैं। तीसरा है कि कई बार साक्षात्कार एक नम्र माहौल में ही संपन्न हो जाता है और कभी कभी साक्षात्कार एक सख्त माहौल में पूरा किया जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि साक्षात्कार संदर्भ में भिन्नता आ जाती है। यानी एक व्यक्ति ने एक साक्षात्कार एक व्यक्ति से लिया, अगर वहाँ माहौल सामान्य रहा तो एक सामान्य रिजल्ट वहाँ पर निकल के आएगा। दूसरा ये हो गया कि सामने वाला पूछने वाला अगर कोई अग्रेसिव पर्सन है तो उससे आने वाले रिजल्ट अलग होंगे। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रॉबैक्स है हमारे साक्षात्कार के। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्वे विधि। सर्वे विधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका ढंग से अध्ययन यदि कोई अध्ययन करता है, एक छोटा प्रतिशत सैंपल लेके अगर करता है, तो सैंपल क्या होता है कि व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अध्ययन में यहाँ पर शामिल किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रतिदर्श कहलाता है। तो वो लेकर अगर करना चाहे तो ठीक है, वैज्ञानिक ढंग से वह नहीं कर पाता है। इस तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रतिदर्श का बड़ा होना और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्ति को लेना अनिवार्य हो जाता है। तो जो हम सैंपल लेंगे, जिन लोगों पे हम लोग परीक्षण करने वाले हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर हम लोग समाज के विभिन्न भागों से हम उनको लेते हैं। समाज में बच्चों के पालन पोषण के अभ्यास के प्रति मनोवृत्ति, उसका अध्ययन करना, शादी से पहले होने वाले लैंगिक संबंधों का अध्ययन करना, किशोरों में विशेष औषध का प्रयोग से संबंधित समस्या आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका अध्ययन करने के लिए प्रतिदर्श को बड़ा तथा सभी वर्गों से प्रतिनिधि उनका होना अनिवार्य है। और इसी तरह की समस्याओं के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान में सर्वे विधि को यहाँ पर अपनाया गया है। अब सर्वे विधि के गुण और दोष क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सर्वे विधि के गुणों में मुख्य है कि इस विधि का सबसे बड़ा गुण जो है वो यह है कि इसके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से आंकड़ों का संग्रहण किया जा सकता है। चूँकि इस विधि में समाज में भिन्न भिन्न वर्गों से व्यक्तियों का चयन करके उन्हें अध्ययन में शामिल किया जाता है, अतः इससे प्राप्त निष्कर्ष में इसका जो जनरलाइजेशन है यानी सामान्यीकरण का गुण इसका अधिक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष को अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए सही माना जा सकता है, यानी सर्वे विधि जो है उसके गुण अधिक हैं। अब इसके अवगुण की अगर हम बात करें तो इसके प्रमुख अवगुण कुछ इस प्रकार से है। इसका प्रयोग शिशुओं पर नहीं किया जा सकता क्योंकि शिशु अपने रिजल्ट खुद नहीं दे सकते। इसके बाद नेक्स्ट है कि इस विधि में समस्या से संबंधित जो आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं उसकी जो वैधता है उस पर लोगों का शक बना होता है, यानी ये वैलिड नहीं होते। उदाहरण, डाक प्रश्नावली द्वारा प्राप्त सूचना या आंकड़े सही है, इसे निश्चितता पूर्वक कैसे कहा जा सकता है।
हो सकता है कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों का उचित व्यक्ति जवाब न देकर कोई दूसरे ने ही दे दिया हो। ऐसा भी संभव है कि व्यक्ति कुछ ही प्रश्नों का जवाब देकर प्रश्नावली को लौटा दे, या इसलिए ये कहा जा सकता है कि सर्वे विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों की वैधता बहुत अधिक नहीं होती। इस विधि में कुछ दोष होने के बावजूद भी इसका प्रयोग मनोवैज्ञानिक द्वारा काफ़ी किया जाता है। तो ये थी आपकी सर्वे विधि। इसके बाद है नेक्स्ट प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में हम पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख और वैज्ञानिक विधि कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि। क्योंकि कोई भी चीज़ अपन साइंस में करते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रयोगात्मक विधि उस विधि को कहा जाता है जिसका आधार प्रयोग हो। तो प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है? एक्सपेरिमेंट है। साधारणतः किसी व्यवहार या एवं मानसिक प्रक्रिया को किसी नियंत्रित अवस्था में क्रमबद्ध अध्ययन या परीक्षण करना ही क्या कहलाता है? प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करना कहलाता है। अब इससे यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। व्यवहारों का अध्ययन चरों के माध्यम से किया जाता है। तो व्यवहारों का अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है? चरों के माध्यम से किया जाता है, और अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। शाब्दिक अर्थ जो चर है वो किसी भी ऐसी घटना या परिस्थिति, शाब्दिक यहाँ पे अर्थ चर जो लिया गया है वो किससे संबंधित लिया गया है? घटना, परिस्थिति या व्यक्ति के गुण से संबंधित यहाँ पर लिया गया है। वैज्ञानिक अर्थ में चर जैसी घटना, परिस्थिति या व्यक्ति का गुण होता है जिसे मापा जा सके, तो वो आपके चर कहलाते हैं, जो परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित होता है। जैसे उम्र है, वृद्धि है, थकान है, ये सब क्या है? चर के उदाहरण हैं जिन्हें नापा भी जा सकता है और जो चेंज भी होते हैं, तो ये चर कहलाते हैं। अब मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में यानी साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, उनमें चर कितने तरह के हैं? तो यहाँ पर चर कितने तरह के हैं? 3 तरह के यहाँ पर चर है। पहला है स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर, और तीसरा है संगत या नियंत्रित चर। इन पे कई दफ़ा यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जो प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है, इसे नियंत्रित चर कहा जाता है। स्वतंत्र चर तो कौन सा चर है? जिस पर प्रयोग किया गया है, और नियंत्रित चर कौन सा है? कि जिसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर इनकी हम परिभाषा देखेंगे तो सबसे पहले है आश्रित चर। आश्रित चर कौन सा है? जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके कोई प्रिडिक्शन करने वाला है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, वो आपका क्या कहलाएगा? आश्रित चर कहलाता है। इसे आश्रित चर क्यों कहा है? क्योंकि होने वाला परिवर्तन जो है वो स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका कि मनोविज्ञान के प्रयोग में कुछ ऐसे चर भी होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि यह आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है। इस तरह के चर को संगत चर यानी रिलेवेंट वेरिएबल, या फिर बहिरंग एक्सट्रानियस वेरिएबल, या फिर उनको क्या कहा जाता है? नियंत्रित चर उन्हें कहा जाता है। यानी जिनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वे चर आपके क्या कहलाते हैं? नियंत्रित चर आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट है आश्रित चर यानी स्वतंत्र चर और नियंत्रित चर। इन सब का क्या है? आपस में एक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कि एक प्रयोगकर्ता है, वो प्रयोग करके ये देखना चाहता है कि सीखने की प्रक्रिया पर पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है। अतः सीखना यहाँ पर क्या है? आश्रित चर है। पुरस्कार यहाँ पर क्या है? स्वतंत्र चर है, क्योंकि वह पुरस्कार में जोड़ तोड़ करेगा और इस जोड़ तोड़ के प्रभाव को आश्रित कर यानी सीखने की प्रक्रिया पर देखेगा। तो ये यहाँ पर क्लियर है। अब इसके बाद में प्रयोगात्मक विधि के गुण और दोषों की हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले गुण यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि में प्राणी या जीव, इनके व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंध चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में यानी सामान्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। परिणाम स्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफ़ी अधिक होती है। अपने इसी गुण के कारण प्रयोगात्मक विधि अन्य विधियों से भिन्न है। तो प्रयोगात्मक विधि का जो सबसे पहला गुण है वो ये है कि इसे नियंत्रित अवस्था में किया जाता है।
इतना अधिक नियंत्रित परिस्थिति दूसरी विधि में नहीं मिल सकती। एटकिंसन और हिलगार्ड ने कहा कि चरों पर सख्त नियंत्रण करने की क्षमता ही प्रयोगात्मक विधि को प्रेक्षण की अन्य विधियों से अलग करता है। दूसरा है आपका प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति। तो ये इसकी एक क्वालिटी है प्रयोगात्मक विधि की। प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपनी रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसका प्रयोगात्मक डिज़ाइन क्या था, उसने जो ऑब्जेक्ट लिया वो कितनी थी उनकी संख्या, उसमें स्वतंत्र चरों को उसने कैसे जोड़ तोड़ किया। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रयोग की रिपोर्ट में लिखी जाती है। यदि दूसरे अध्ययनकर्ता को पहले अध्ययनकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर किसी भी प्रकार की शंका है तो उसे दोहराकर निष्कर्ष की जांच आसानी से कर लेता है, और इस ढंग की सुविधा दूसरी विधि में यहाँ पर नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर दूसरा इसका गुण है। तीसरा है कि प्रयोगात्मक विधि काफ़ी वस्तुनिष्ठ है। पहला क्या था कि यहाँ पर, दूसरा क्या था, पुनरावृत्ति है, और तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिव है। और पहला आपका क्या था, नियंत्रित अवस्थाओं में यहाँ पर होता है। नियंत्रित अवस्था इसका पहला गुण है, दूसरा गुण है यहाँ पर पुनरावृत्ति का, और तीसरा गुण है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होती है, यानी ये वस्तुनिष्ठ होती है। क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास ढंग से एवं खास विधि से प्रयोग करना होता है, चाहकर भी वह किसी प्रकार का पक्षपात या पूर्वाग्रह आदि नहीं कर सकता। चूँकि यह विधि वस्तुनिष्ठ होती है, इसलिए इससे जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो भी क्या होते हैं, गुणात्मक और परिणात्मक। इनका विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चरों को जोड़ तोड़ काफ़ी ठीक ढंग से हो जाता है। फलस्वरूप प्रयोगकर्ता किसी मनोवैज्ञानिक समस्या यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का अध्ययन कई तरह के करने में समर्थ होते हैं। अब हम प्रयोगात्मक विधि के दोष पढ़ेंगे। तो प्रयोगात्मक विधि के दोषों में मुख्यतः है कि प्रयोग नियंत्रित अवस्था वास्तविक और यहाँ पर कृत्रिम हो जाता है, वास्तविक नहीं रहता। फलस्वरूप इसका संबंध जो है वो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से कम मेलजोल खाता है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष है उनका सामान्यीकरण वास्तविक परिस्थितियों के लिए संभव नहीं है। मॉर्गन, किंग और रॉबिन्स ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष क्या होते हैं, कृत्रिम प्रयोगात्मक परिस्थिति तक सीमित है तथा इनका सामान्यीकरण वास्तविक तथा स्वाभाविक परिस्थिति के व्यवहारों के बारे में नहीं कहा जा सकता। प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार का दोष स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होता है। प्रयोक्त पूर्वाग्रह तथा प्रतिदर्श पूर्वाग्रह दो ऐसे महत्वपूर्ण दोष हैं इसके। प्रयोक्ता पूर्वाग्रह में प्रयोक्ता की अपनी उम्मीद व प्रत्याशाएं, पक्षपात आदि प्रयोग के परिणाम तथा प्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रयोग करता है, जो प्रयोग कर रहा है, उसके अंदर अगर कोई पूर्वाग्रह है तो वही पूर्वाग्रह वो अपने प्रैक्टिकल में भी देखने की कोशिश करेगा, या फिर उसके पूर्वाग्रह उस प्रयोग के परिणाम और प्रेक्षण को प्रभावित करेंगे। प्रतिदर्श पूर्वाग्रह से तात्पर्य है कि प्रयोजों को प्रतिनिधिक न होने से होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो प्रयोग करता है वो जो भी व्यक्ति सुविधा अनुसार मिल रहा है उसको ही अपना सैंपल बना लेता है। इसका क्या परिणाम होता है कि जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिलता। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहाँ पर देखा गया है। प्रयोग में प्रयोगात्मक समूह नियंत्रित समूह तुल्य नहीं होता, फलत उसका परिणाम भी वैध और विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है आपका कि कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिन्हें पशु पर तो किया जा सकता है परंतु मनुष्यों पर नहीं किया जा सकता। इसका क्या परिणाम होता है कि प्रयोगात्मक विधि का कार्यक्षेत्र सीमित हो जाता है। यदि एक ऐसा प्रयोग हमने किया जिसमें शरीर का कोई अंग, जैसे मस्तिष्क का ही एक विशेष अंग काट कर निकाल देना है और उसका प्रभाव व्यवहार पर क्या पड़ता है यह देखना है, तो मनुष्य के साथ इस ढंग का प्रयोग करना अनैतिक माना जाएगा। शायद कोई मनुष्य ऐसा करवाने के लिए तैयार भी नहीं होगा, परंतु पशुओं के साथ आसानी से इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। पशुओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्यों के लिए सही मान लिया जाता है।
जबकि हो सकता है कि उनके रिजल्ट में कोई ना कोई गलती या त्रुटि रहने की संभावना हो। इसके बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि मनोवैज्ञानिक की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। तो प्रयोगात्मक विधि कौन सी है? एक वैज्ञानिक विधि है। आज मनोविज्ञान में उन सिद्धांतों एवं तथ्यों की कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है या बहुत ही कम है। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि, इसका अर्थ होता है अंदर का निरीक्षण। दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं ही निरीक्षण करता है तो उसको क्या कहते हैं? हम अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया? विलियम वुंट और उनके शिष्य टिचनर ने, जिन्होंने संरचनावाद की स्थापना यहाँ पर की थी। इन लोगों ने मनोविज्ञान को चेतन अनुभूति का विज्ञान कहा था और कहा था कि चेतन अनुभूतियों के अध्ययन करने का सिर्फ अंतर्निरीक्षण ही एक माध्यम है। इन लोगों ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए थे: संवेदना, भाव और प्रतिमा। कितने तत्व बताए थे? एस फॉर संवेदना, भाव फीलिंग और प्रतिमा इमेज, SFI। ये हमने पहले भी पढ़ा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूति का वर्णन इन तथ्यों के रूप में करता है तो इस तरह का वर्णन निश्चित रूप से अंतर्निरीक्षण कहलाएगा। एक उदाहरण अगर हम इसका लें तो एक मृत युवक को सड़क पर पड़ा देखते हैं और उसे देखकर हमें क्या अनुभूति होती है? तो उसमें सबसे पहले जो भाव आते हैं वो ही हमारे क्या कहलाएंगे? अंतर्दर्शन कहलाएंगे। मृत युवक के शरीर को देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ। ठीक इस तरह की एक घटना कल मेरे सामने घटी जिसमें इसी उम्र के एक व्यक्ति को किसी ने जान से मारकर फेंक दिया। अब टिचनर के अनुसार अंतर्निरीक्षण विधि जो है वो यहाँ पर टिचनर के अनुसार अंतर्निरीक्षण विधि है, उसकी सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति खुद का अंतर्निरीक्षण कर रहा है वो किसी पूर्वाग्रह से या किसी पक्षपात की भावना से प्रभावित न हो, यानी उसके दिमाग में ऐसा ना हो कि लड़के ऐसे हैं, लड़कियां ऐसी हैं, ये चीज़ें इसी तरीके से होगी, वो समाज ऐसा ही है। तो ये सब पूर्वाग्रह कहलाते हैं, पक्षपात कहलाता है। अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अपने ध्यान या अवधान की प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अंतर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना उसका बहुत जरूरी है। अधिक थका हुआ व्यक्ति तो क्या करेगा? उसमें मानसिक ऊब, मोनोटोमी आ जाएगी और वह सही से रिजल्ट अपने नहीं दे सकता। अंतर्निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को अंतर्निरीक्षण की प्रक्रिया में इंटरेस्ट हो और उसकी जो चित्त है, प्रकृति है, वो कैसी हो? शांत हो। अब इसके गुण की अगर हम बात करें तो अंतर्निरीक्षण विधि के जो प्रमुख गुण हैं वो ये हैं। अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे उसकी इच्छाओं, भावनाओं आदि का अध्ययन भी हम कर सकते हैं, उनका विश्लेषण ढंग से हो पाता है। कुछ ऐसी मानसिक समस्याएं होती हैं जिन्हें सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। यदि कोई अध्ययन करता यह देखना चाहता है कि चिंतन की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रतिमाओं का हाथ है या नहीं, तो इसका अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही ठीक ढंग से हो सकता है। तो ये इसका पहला गुण था। दूसरा गुण है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। यदि हम आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती। अंतर्निरीक्षण विधि मनोवैज्ञानिकों की सबसे पहली और सबसे पुरानी विधि है। अंतर्निरीक्षण विधि सबसे पहली और सबसे पुरानी विधि है और इस विधि के सहारे मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूतियाँ यानी कॉन्शियस जो एक्सपीरियंस है उनका अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर एक प्रयोगात्मक रूप दे पाते हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिनके सहारे मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्तर मिला है। तो यहाँ पर ये इसके कुछ गुण थे। अब इसके हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। मनोविज्ञान के अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि एक व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ विधि है, यानी व्यक्ति जो अंतर्निरीक्षण करके कह रहा है हमें उसे ही मानना है। उसे जो कुछ भी अनुभूति हो रहा है अगर वो ना कहे और उसके अलावा कुछ और कह दे तो भी हमें उसे ही सत्य मानना पड़ेगा।
मान लें कि हम जैसे कोई कुत्ता है, उसको देखकर हमारे मन में दुखद अनुभूतियाँ उत्पन्न हो रही है, परंतु वह इसे ना बताकर ये कहता है कि कुत्ता देखकर उसे बहुत सुखद अनुभूतियाँ हो रही है और सुखद यादें आ रही है, तो हमें उसकी बात को ही सत्य मानना होगा। इसलिए अंतर्निरीक्षण विधि एक सब्जेक्टिव विधि की गुंजाइश काफ़ी है। इससे इस विधि की सार्थकता और वैधता दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अंतर्निरीक्षण विधि का जो मुख्य दोष दूसरा है वो यह है कि कुछ अनुभूतियाँ स्वभाव से ही होती हैं और उनका जो अध्ययन है वो हम अंतर्निरीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते। अनुभूतियों से व्यक्ति तो अवगत होता है, परंतु कई बार क्या होता है वो भाषा के रूप में उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकता। जैसे किसी व्यक्ति को खाना खाते समय कुछ स्वाद की अनुभूतियाँ होती है, तो वह उसे शब्दों में पूर्ण रूप से वर्णित नहीं कर सकता। संभव है कि वह उसकी अभिव्यक्ति उचित ढंग से कर ही ना पाए। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह के दोष के अंतर्निरीक्षण विधि को दोष न मानकर भाषा माना है। सच्चाई यह है कि इसमें भाषा का दोष तो है ही, परंतु इस विधि का दोष भी है। कोई भी विधि उस समय वैज्ञानिक न रहकर अवैज्ञानिक हो जाती है जब वह भाषा संबंधी दोष से ग्रसित हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंतर्निरीक्षण विधि है वो क्या है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। नेक्स्ट इसका जो दोष हम यहाँ पर देखेंगे कि अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग पशु पक्षी, छोटे बालक और पागलों पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी जो भी कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो अपनी भाषा द्वारा व्यक्ति ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका डिमेरिट जो है वो ये है कि अंतर्निरीक्षण विधि में अनुभव करने वाला तथा अनुभूतियों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, अतः एक ही व्यक्ति द्वारा दोहरा कार्य करना पड़ता है। इस तरह दोहरा कार्य सभी व्यक्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाते और कुछ लोग यदि ऐसा कर भी लेते हैं तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं होती है जिन्हें व्यक्ति चाहकर भी ठीक ढंग से अनुभव या निरीक्षण साथ साथ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो उतना वैलिड नहीं आता है। तो ये हमारी कुछ विधियाँ थी। इसके बाद इस चैप्टर में आता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, पर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट अगर फैक्ट हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसके अंदर 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। पहला है मीन, मीडियन, मोड, यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य आपका साधारण शब्दों में अगर आप समझेंगे तो जिसे हम औसत कहते हैं, कि जैसे हमें 1 2 3 4 खूब सारी गणनाएं दी गई है, तो जितनी गणनाएं दी गई है उनसे हम उनका यहाँ पर भाग दे दें। देखिए यहाँ पर जैसे अंक गणित माध्य है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ ये संख्याएं दी है तो इन संख्याओं को जोड़कर इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 5 संख्याएं हैं। तो इस 470 में हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे और जो रिजल्ट आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, अंक गणितीय माध्य कहलाएगा। अंक गणितीय माध्य की अपनी उपयोगिताएं हैं। इसके बाद है माध्य के दोष और सीमाएं, और अंक गणित माध्य का परिकलन किस किस तरीके से किया जाता है तो वो देखेंगे। तो यहाँ पर है पहला, एक तो अनग्रुप्ड डाटा, यदि असमूहिक आंकड़े, तो इनमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जितने भी आंकड़े हैं उनको सबको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और उन आंकड़ों की जितनी संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो हम जितनी संख्या है उसका उस योग में भाग दे देंगे। तो इस तरीके से तो हम असमूहित आंकड़ों का माध्य निकालते हैं। समूहित आंकड़ों के लिए यहाँ पर कुछ विधियाँ हैं। सबसे पहली है लंबी विधि। लंबी विधि में हम क्या करेंगे, आंकड़ों को बारंबारता से गुणा करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा fx। इस fx का हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। इस fx का हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, और उस टोटल में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, जितनी संख्या है अपने पास में, उसका भाग दे देंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रुप में दिया है, यानी क्लास इंटरवल में हमें यहाँ पर दिया है इस तरीके से, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल का माध्य निकालेंगे। जैसे 57 + 59 दिया है, दोनों को जोड़ के उसमें 2 का भाग दिया, 58 आया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये संख्या आ गई। इसको हम इसकी बारंबारता से गुणा करेंगे,
फिर उसी तरीके से fx को जोड़कर और उसमें टोटल जो हमारे पास नंबर है कितने लोग हैं उसका हम यहाँ पर भाग दे देंगे। तो इस तरीके से भी यहाँ पर माध्य निकाला जा सकता है। मीडियन क्या होता है आपका? मीडियन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जितने भी आंकड़े होते हैं उनका हम माध्यांक निकालते हैं। तो इनके लिए मीडियन निकालते वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे हम या तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में एक तरीके से रखेंगे या घटते हुए क्रम में हम रखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से दिया है 60, 45, 50, 65, 70 ये हमारे पास में एक उदाहरण दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे आरोही या अवरोही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले हम 45 45 लिखेंगे, फिर 55 से पहले यहाँ पर 49 है 48, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 55, फिर लिखेंगे 59। तो इस तरीके से हम यहाँ पर संख्याओं को जमाएंगे 45, 48, फिर उसके बाद में 55 और फिर हम 65 इस तरीके से अवरोही क्रम में जमाएंगे। फिर उसके बाद में 70, जैसे हमने 5 संख्याएं ली। तो अब यहाँ से इसके जस्ट बीच में यानी मिड में जो संख्या आ रही है वो आपका क्या कहलाएगा, मध्यांक कहलाएगा, यानी मध्य का अंक। 1 2 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 इधर से छोड़ दीजिए, मिड में जो है वो आपका क्या कहलाएगा, मध्यांक कहलाएगा। यदि संख्याएं इससे ज़्यादा हो, जैसे 75 भी है, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से 2 2 दोनों साइड से छोड़ा, तो बीच में हमारे पास मध्यांक कितने आ गए, अब 2 आ गए। तो हम क्या करेंगे, 55 प्लस 65 में 2 का भाग दे देंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, मध्यांक कहलाएंगे। ये हमारे मध्यांक की यहाँ पर कुछ विशेषताएं थी और मध्यांक को निकालने की भी यहाँ पर कुछ हमारे पास नियम है, जिसका फॉर्मूला जो हमारे अधिकतर काम आता है वो ये है n+1/2, यानी n क्या है, मध्य की वो संख्या है और अगर वो सिंगल नहीं आती डबल आ जाती है तो n+1/2 यहाँ करके हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सामूहिक आंकड़ों से अगर हम मध्यांक की बात करें तो इस फॉर्मूले से हम उसको यहाँ पर निकालेंगे। तो ये हमारे साइकोलॉजी का नहीं है, ये हमारे मैथ्स का यहाँ पर चैप्टर आ जाता है। बहुलक क्या होता है कि जो आंकड़े हमें दिए गए हैं वो अधिकतम कितनी बार यहाँ पर आए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। जैसे ये आंकड़े दिए हैं तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे अधिकतम कौन सा आंकड़ा आया है। तो यहाँ पर हम देखने में पाएंगे कि 11 1 2 3 बार आया है, जबकि 20 एक बार ही आया है, 17 एक बार ही आया है, 15 2 बार आया है। तो 11 3 बार आया है और 15 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो ये जो आंकड़े हमारे पास हैं तो इसका बहुलक कितना होगा, 11, यानी वह संख्या जो अधिकतम बार आई है वह आपका क्या कहलाता है, वह अंक आपका बहुलक कहलाता है। यहाँ पर बहुलक की कुछ विशेषताएं दी गई है और यहाँ बहुलक के कुछ दोष भी दिए हैं। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म होता है। इसका कुछ फॉर्मूला है, इसी तरीके से बारंबारता और आवर्ती विवरण है, इनके भी फॉर्मूले यहाँ पर दिए हैं बारंबारता विवरण के इसी चैप्टर के एंड में। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। बारंबारता क्या है, बारंबारता सबसे अधिक बार जो संख्या घटित हुई है या जितनी बार वह घटना घटित हुई है वह उसकी बारंबारता कहलाती है, और जितनी बार घटना घटित हुई है वो बारंबारता है, और जितनी अधिकतम संख्या जिसकी है वो उसका बहुलक है। इसमें दिए हुए क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है और उसके बाद नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। धन्यवाद।